प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय। तो सबसे पहले पद किसे कहते हैं इसे जानने का प्रयास करेंगे। तो शब्द भाषा की अर्थमान स्वतंत्र इकाई है, यानी शब्द जो है वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तब उन्हें पद कहा जाता है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को ही पद कहा जाता है। और जब हम इनका पूरा व्याकरणिक परिचय देते हैं तो उसी व्याकरणिक परिचय को प्रस्तुत करना ही पद परिचय कहलाता है। तो एक बार फिर से स्पष्ट करती हूँ कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को ही पद कहते हैं, और वाक्य में आए पदों का जब विस्तृत रूप में जब व्याकरणिक परिचय प्रस्तुत किया जाता है तो उसी को ही पद परिचय कहते हैं। तो अब पद परिचय देने के लिए व्याकरण की संपूर्ण जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो पद परिचय देने के लिए शब्दों का भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि सभी का ही परिचय देना आवश्यक होता है। तो पद परिचय के लिए शब्दों के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि सब की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। तो पद परिचय में निम्नलिखित बातें बताई जानी चाहिए। तो जैसे अगर हमें वाक्य में प्रयुक्त पद है, अगर वह पद संज्ञा है तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो अगर वह पद संज्ञा है तो इन तीनों भेदों में से ही किसी भेद के अंतर्गत होगा, चाहे वह जातिवाचक होगा, चाहे वह व्यक्तिवाचक होगा या फिर भाववाचक होगा। तो पहले हम यह स्पष्ट करेंगे कि वह जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है। फिर पद का लिंग क्या है यह स्पष्ट करेंगे। फिर वह वचन क्या है, वह एक वचन है या बहुवचन है यह बताएंगे। और उस पद के साथ कौन सा कारक जुड़ा हुआ है इसे हम स्पष्ट करेंगे। और फिर क्रिया के साथ यदि उसका संबंध है तो हम उस संबंध को भी स्पष्ट करेंगे। तो संज्ञा पदों का परिचय देने के लिए तीनों भेद में से जो भेद है वह लिखेंगे। फिर लिंग बताएंगे कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर वह एक वचन है या बहुवचन है यह स्पष्ट करेंगे। और उस पद के साथ जुड़ा हुआ जो कारक है उसे स्पष्ट करेंगे कि वह कर्ता कारक है कि कर्म कारक है, करण है आदि जो भी जितने भी कारक हैं उनमें से कौन सा कारक है। और फिर क्रिया के साथ उसका संबंध यदि है तो उसे स्पष्ट करेंगे। फिर वाक्य में प्रयुक्त अगर पद वह सर्वनाम है तो हमें ध्यान में होना चाहिए कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। फिर जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके 3 जो है उपभेद हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम तथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यह ध्यान रखना होगा कि सर्वनाम के जो 6 भेद हैं उनकी पूरी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अब सर्वनाम किस भेद के अंतर्गत है? वह पुरुषवाचक सर्वनाम में है तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन सा उपभेद है यह स्पष्ट करेंगे। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में अगर वह मध्यम पुरुष का है तो लिखेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, या फिर अगर उत्तम पुरुष का है तो लिखेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, और या फिर वह अन्य पुरुषवाचक का है तो लिखेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर इसी तरह से निश्चयवाचक सर्वनाम कोई निश्चित वस्तु के लिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जहाँ अनिश्चितता हो, संबंधवाचक सर्वनाम है और या फिर प्रश्नवाचक है या फिर निजवाचक है। फिर इसके साथ साथ अगर वो पुरुषवाचक है तो फिर लिखेंगे पुरुष कि मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष। फिर लिंग में बताएंगे लिंग यानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर वचन बताएंगे वचन में एक वचन है या फिर वह बहुवचन है। फिर इसी के साथ कारक स्पष्ट करेंगे, उस पद के साथ लगा हुआ जो कारक है उसे स्पष्ट करेंगे, और क्रिया के साथ अगर उसका संबंध है तो उसे स्पष्ट करेंगे। तो संज्ञा, और ध्यान देना है कि संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों का इन जो पद हैं उन दोनों का पद परिचय एक समान रहता है।
फिर इसके बाद अगला है कि अगर वह वाक्य में प्रयुक्त पद विशेषण है तो सबसे पहले विशेषण के भेद। अब वह पद विशेषण का कौन सा भेद है? गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या फिर सार्वनामिक विशेषण है। तो विशेषण के चारों भेदों में से कौन सा भेद है यह लिखेंगे। फिर इसके बाद वह विशेषण का लिंग लिखेंगे कि वह स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। फिर इसी तरह से एक वचन है या फिर बहुवचन है। और फिर इसके बाद विशेष्य का उल्लेख करेंगे, यानी वह संज्ञा जो विशेष्य जिसकी विशेषता बता रहा है, तो विशेषण में उस विशेष्य का उल्लेख करेंगे जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो एक बार फिर से स्पष्ट करती हूँ कि विशेषण का पद का परिचय देने के लिए विशेषण के भेद में से कौन सा भेद है यह लिखेंगे। फिर इसके बाद लिंग, फिर वचन और फिर विशेष्य। फिर अगला है क्रिया। अगर वाक्य में प्रयुक्त पद क्रिया है तो सबसे पहले वह क्रिया का कौन सा भेद है? वह अकर्मक क्रिया है या फिर वह सकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, समस्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, नामित है, पूर्वकालिक है या फिर मिश्र है। तो इसमें से जो जिस प्रकार की भी क्रिया है उसका भेद लिखेंगे। फिर इसके बाद फिर वही क्रिया का फिर लिंग स्पष्ट करेंगे कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। फिर वचन स्पष्ट करेंगे कि एक वचन है या बहुवचन। फिर इसके बाद धातु, धातु यानी धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को। तो क्रिया का जो मूल रूप है वही धातु हो जाएगा। जैसे मोहन लिख रहा है, उदाहरण यदि हम ले तो लिख रहा है ये क्रियापद है, तो इसमें लिख जो है वो धातु हो जाएगी। जैसे अगला उदाहरण लें कि मोहन पढ़ता है। अब पढ़ता है ये क्रिया है, तो पढ़ता है में क्या है मूल धातु क्या हो जाएगी? पढ़। तो ये हो जाएगा धातु। फिर काल लिखेंगे कि भूतकाल है कि भविष्यकाल है या फिर वर्तमान काल है। फिर इसके बाद वाच्य, पूरा वाक्य जिस वाक्य से आप परिचय दे रहे हैं पद का, तो उस वाक्य के अनुसार वाच्य क्या है, कि वह कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है। ये वाक्य से स्पष्ट, उसी वाक्य जिस वाक्य का पद है उसी वाक्य से आप वाच्य लिखेंगे। तो एक बार फिर से स्पष्ट करती हूँ, यदि वह वाक्य में प्रयुक्त पद क्रिया है तो क्रिया का भेद लिखेंगे। इन भेदों में से जो भी भेद है वो भेद लिखेंगे। फिर इसके बाद लिंग, वचन, धातु, काल और वाच्य, कम से कम इतना परिचय अवश्य देंगे। तो आज ये चार आपके साथ ये विकारी जो हैं इनको स्पष्ट किया। तो अब आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। अब उदाहरण से और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा। तो जैसे उदाहरण है कि रमेश यहाँ तीसरे बंगले में रहता है। अब इस वाक्य में हमें रमेश पद का परिचय देना है। तो रमेश क्या है? अब रमेश, अब ये व्यक्ति विशेष का नाम है, तो ये स्पष्ट है कि ये संज्ञा है। अब किसी का नाम है तो अब ये क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब रमेश से स्पष्ट है कि यह है पुल्लिंग। अब रमेश एक ही है तो ये क्या हो गया? एक वचन। अब यहाँ पर रमेश के ही बारे में बात हो रही है, तो रमेश क्या है? कर्ता कारक। और फिर रहता था क्रिया, रहता था, अब तीसरे बंगले में रहता था, अब ये क्रिया है, तो रहना क्रिया का कर्ता। तो रमेश का पद परिचय इस प्रकार हो गया कि रमेश है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर है पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक और रहना क्रिया का कर्ता। इसी तरह से अब हम इसमें लें, अगर तीसरा लें, तीसरे बंगले। अब बंगले मतलब तीसरे। अब बंगले की विशेषता है कि बंगला कौन सा है? तीसरा। तो ये स्पष्ट हो रहा है कि ये तो विशेषण है। तो अब विशेषण का परिचय देने के लिए अब ये तीसरा, अब ये स्पष्ट है कि एकदम संख्या बता रहा है, संख्या स्पष्ट हो रही है, तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। तो तीसरे का परिचय हो गया विशेषण, और विशेषण में क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण, जो एक क्रम सूचक है, क्रम बता रहा है।
फिर इसके बाद तीसरे बंगले, अब बंगला ये पुल्लिंग है तो इसलिए तीसरे भी क्या हो गया, पुल्लिंग। फिर तीसरा, ये तीसरे क्रम सूचक है। अब यहाँ 3 बंगलों की बात नहीं की जा रही है, तीसरे नंबर के बंगले की बात की जा रही है, इसलिए ये है एक वचन। और अब किस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है, बंगले की, तो बंगला हो गया विशेष्य। तो एक बार फिर से देखिए, तीसरे, अब ये हो गया ये विशेषण, विशेषण के अंतर्गत क्रम सूचक संख्यावाचक विशेषण। अब यह है पुल्लिंग, वचन में है एक वचन, और इसका विशेष्य क्या हो गया, बंगला। अब इसी तरह से अगर हम रहता था ले, रहता था, अब रहता था तो ये देखिए, अब ये है रहता, अब ये क्रिया है, रहना क्रिया है, तो ये क्रिया हो गई। अब ये क्या है, ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ स्थान सूचक है। रहता था, कहाँ रहता था, तीसरे बंगले में, अब स्थान बताया जा रहा है, तो ये हो गई अकर्मक क्रिया। अब ये हो गया इसका वचन, एक वचन। फिर ये अन्य पुरुष है, रहता था, अब ये भूतकाल है। अब पूरे वाक्य से ही स्पष्ट है कि ये वाक्य क्या है, कर्तृवाच्य का वाक्य है, तो ये हो गया कर्तृवाच्य। और क्रिया को करने वाला कौन है, रमेश, तो क्रिया का कर्ता हो गया रमेश। अब इसकी धातु यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, अब धातु क्या हो जाएगी, रहता था में रह धातु है, क्रिया का मूल रूप क्या है, रह, तो ये हो गया रह, रह जो है वो धातु हो गया। तो इस तरह से ये इसका, इस पद का, रहता था पद का परिचय है। अगले उदाहरण में अगर हम लें, वे शब्द लें, तो वे क्या है, सर्वनाम, तो वे सर्वनाम है। तो अब वे, अब इसका परिचय देखिए कि वे, अब वे हो गया सर्वनाम। अब सर्वनाम में अब ये कौन सा है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, और पुरुषवाचक के अंतर्गत अन्य पुरुष है, तो पूरा परिचय हो जाएगा सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष। अब वे है, वे, अब ये एकदम स्पष्ट है कि जब वे पहुंचे, वे, तो अब ये एक वचन नहीं, एक वचन बहुवचन में से क्या हो जाएगा, ये बहुवचन। और लिंग में क्या है, ये पुल्लिंग। और कारक में क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। और किस क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, पहुंचे। अब पहुंचे क्रिया का कर्ता, पहुंचने वाले कौन है, वे, तो ये कर्ता है, तो ये हो जाएगा पहुंचे क्रिया का कर्ता। तो जब हम सर्वनाम का परिचय देंगे तो सर्वनाम के लिए यही परिचय कि सर्वनाम, फिर उसका भेद, फिर वचन, फिर लिंग, कारक, और फिर क्रिया का कर्ता। तो यह था परिचय। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको इतना पद परिचय अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अन्य जो अविकारी हैं उनका परिचय हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।